तो आज हम एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्य विज्ञान के जनक हैं। सस्य विज्ञान के जनक कौन है? सस्य विज्ञान के जनक हैं पीटर डेंक्रे सेंजी। इनको सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि जेन्थ्रो टूल को खरपतवार का जनक कहा जाता है। ये वीडीसाइड का खरपतवार का जनक कहा जाता है। शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है। शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जबकि हॉर्टिकल्चर की लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। PMA किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पदार्थ है? तो जो PMA जो वाष्पोत्सर्जन पदार्थ है, ये पर्णरंध्र बंद करने वाला, कौन सा पर्णरंध्र बंद करने वाला हमारा क्या है? वाष्पोत्सर्जन पदार्थ है। चलो अब आगे चलते हैं। पलवार के लाभदायक प्रभाव। पलवार के लाभदायक प्रभाव, तो पलवार के जो लाभदायक प्रभाव है, मृदा तापमान को संयमित करना, मृदा संरक्षण, मृदा लवणता को कम करना, ये सभी क्या है? मृदा पलवार या मल्चिंग जिसको हम बोलते हैं। मल्चिंग हम लोग मृदा को तापमान संरक्षण करने के लिए करते हैं। मल्चिंग हम क्या करते हैं? पॉलीथिन या घास से हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन को ढक देते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं? पलवार बोलते हैं या मल्चिंग बोलते हैं। कौन सी दलहनी फसल अधिकतम आच्छादन प्रदान करती है? तो ये कौन सी करती है? ये चावला करती है। कौन सी फसल करती है? चावला। ठीक है। शुष्क खेती क्षेत्रों में मौसमी वर्षा का प्रचलन है। शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है भैया? शुष्क क्षेत्रों में वर्षा देरी से आना, जल्दी जाना, मध्य व सूखा पड़ना, ये सभी किसके गुण हैं? शुष्क खेती क्षेत्र में मानसून के गुण हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी दलहनी फसल वर्षा आश्रित परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त है? तो इसमें मोट, कौन सी? मोट होती है। पहाड़ी ढाल पर समुच्च पर सीढ़ी नुमा निर्माण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेंच ट्रेस बोलते हैं। मृदा प्रोफाइल में वर्षा जल संग्रहण करने को कहते हैं। मृदा प्रोफाइल में जब वर्षा जल संग्रहण होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको जल संग्रहण क्षेत्र जल ग्रहण बोलते हैं। भूमि समर्थन वर्गीकरण के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भूमि समर्थन वर्गीकरण के अनुसार भूमि को 8 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो निम्न में से वृद्धि अवरोधक हार्मोन है साइटोकाइनिन, IAA, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल। तो इनमें से कौन सा है? इनमें से है एब्सिसिक अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में ABA बोलते हैं। इसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं। PRH10 फसल की किस्म है। एक किसकी किस्म है? ये हमारी धान की किस्म है। सोयाबीन में इमेजा थाइपर शाकनाशी उपयोग में लिया जाता है। तो इमेजा थाइपर अंकुरण के पश्चात उपयोग में लिया जाता है, ना कि पहले। गैडल बीटल फसल का मुख्य कीट है। ये सोयाबीन की फसल का मुख्य कीट है। मोट के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है। तो मोट के लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है। जीरो टिलेज तकनीकी किसके लिए उपयुक्त है? तो जीरो टिलेज तकनीकी बलुई मृदा के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? बलुई मृदा के लिए। कैलोट्रोपिक्स के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो पेपस के द्वारा होता है। फसल क्षेत्र में उगने वाले खरपतवारों को कहते हैं। फसल क्षेत्र में जो खरपतवार होते हैं उनको अविकल्पी खरपतवार कहा जाता है। गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधों का उगना, उसको थोड़ा समझते हैं। गेहूं के खेत में सरसों के पौधे का उगना क्या कहलाता है? ये रिलेटिव खरपतवार कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेटिव खरपतवार। यदि गेहूं के खेत में चना भी उगता है, क्या? चना भी उगता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव खरपतवार। या चना के खेत में गेहूं उगता है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव खरपतवार। ठीक है।
सही तरीके का फसल चक्र अपनाने से खरपतवार नियंत्रण करना इनमें से किस विधि का उदाहरण है? फसल क्षेत्र में उगने वाले खरपतवारों को कहा जाता है। फसल क्षेत्र में जो खरपतवार उगते हैं उनको सही तरीके का फसल चक्र अपनाने से खरपतवार नियंत्रण करना इनमें से किस विधि का उदाहरण है? तो फसल चक्र का उपयोग करना एक कौन सी है? कृषण विधि का उदाहरण है। कौन सी विधि का उदाहरण है? कृषण विधि का। फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे खरपतवार नियंत्रण होता है। ये कौन सी विधि है? ये हमारी कृषण विधि है। ठीक है। वह कौन था जिसे बीड़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि बीड़ शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेन्थ्रो टूल ने किया था। जेन्थ्रो टूल बीड़ शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था इसने। निम्न में से कौन सा आवर्तात्मक शाकनाशी है? निम्न में से कौन सा आवर्तात्मक शाकनाशी है? तो आवर्तात्मक शाकनाशी दो प्रकार के शाकनाशी होते हैं। एक वर्णात्मक जिन्हें सिलेक्टिव हर्बिसाइड, एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जिन्हें वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी कहते हैं। वर्णात्मक शाकनाशी वो होते हैं जिन्हें सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अवर्णात्मक शाकनाशी इसमें होगा पैराक्वाट। पैराक्वाट होता है, डाइक्वाट होता है और एक और होता है जो अवर्णात्मक शाकनाशी में आते हैं, जबकि एक कौन से में आते हैं? वर्णात्मक शाकनाशी में आते हैं। ये क्या खेतों में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अवर्णात्मक शाकनाशी खाली मैदान में प्रयोग किए जाते हैं जिसमें फसल नहीं होती है। निम्न में से गेहूं का हुबाऊ खरपतवार कौन है? हुबाऊ खरपतवार कौन है? कैनरी घास। कैनरी घास को क्या बोलते हैं? गेहूं का हुबाऊ खरपतवार बोलते हैं। ठीक है। निम्न में से किसका सबसे कम अपशिष्ट प्रभाव होता है? तो किसका होता है? ग्लाइसोफेट। और इसी को अवर्णात्मक शाकनाशी जो मैंने तीसरा बताया, एक डाइक्वाट, एक पैराक्वाट और एक ग्लाइसोफोट, ये तीनों क्या है? अवर्णात्मक शाकनाशी हैं, जबकि ये क्या है? वर्णात्मक शाकनाशी हैं। इनको बोलते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड और इसको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्तों पर छिड़कने वाले खरपतवार नाशी का उदाहरण। पत्तों पर क्या छिड़का जाता है? कौन सा शाकनाशी छिड़का जाता है? तो पत्तों पर सिमाजीन शाकनाशी को हम छिड़कते हैं। निम्न में से कौन सा एक वर्णात्मक शाकनाशी है? तो वर्णात्मक शाकनाशी है हमारा एट्राजीन। बल्कि ये तीनों क्या हैं? अवर्णात्मक शाकनाशी हैं, जिन्हें नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोला जाता है। इन्हें खाली मैदानों में छिड़का जाता है, जबकि एट्राजीन को खेतों में हम प्रयोग करते हैं। मल्चिंग का उदाहरण खरपतवार नियंत्रण की विधि है। मल्चिंग का उदाहरण यांत्रिक विधि है। मल्चिंग यदि हम करते हैं तो मल्चिंग से खरपतवार नियंत्रण होते हैं और इसको कौन सी विधि बोलते हैं? इसको यांत्रिक विधि बोलते हैं। यदि हम जुताई वगैरह करते हैं तो उससे भी खरपतवार नियंत्रण होता है, तो वो भी कौन सी विधि में आएगा? यांत्रिक विधि में आएगा। निम्न में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण उपाय सहफसली तथा फसल संबंध खरपतवारों के लिए प्रभावी है? तो इसको फसल चक्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फसल चक्र। ठीक। निम्न में से जलीय खरपतवार का उदाहरण है। इरकोनिया, कैसिपस, बेलेसिनेरिया, सेल्विनिया। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जलीय खरपतवार हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार है? तो निम्न में से द्विवर्षीय खरपतवार है सीरसियम वल्गेर। गेहूं की फसल खरपतवार क्रांतिक अवस्था है, मतलब इतने दिन के बाद फिर फसल पर खरपतवारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है यह। तो बुवाई के 30 से 40 दिन के बाद यदि खरपतवार उगते हैं तो उसका गेहूं की फसल पर कोई प्रभाव नहीं होता। वाष्पशील शाकनाशी है EPTC। ये क्या है? वाष्पशील शाकनाशी है। निम्न में से कौन सी उरोवंकी का मेजबान है?
ओरोबंकी का मेजबान, तो सरसों, तम्बाकू, टमाटर, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है, ओरोबंकी का मेजबान है। एक बीजपत्री खरपतवार है। एक बीजपत्री खरपतवार कौन है, गुल्ली डंडा, और एक गेहूं की फसल का प्रमुख खरपतवार है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल का उदाहरण है, तो नकदी फसल हमारी होती है तम्बाकू, गन्ना होता है, हमारे कपास होती है, जूट होती है, जूट, ये सब किसका है, नकदी फसल के उदाहरण। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षित करने वाली फसल है, संरक्षित करने वाली फसल, अधिकतर हम जो लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप होती हैं उनमें वो मृदा को क्या करती हैं, संरक्षित करती हैं। वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करती हैं। इसमें आएगा लोबिया, जबकि ये सब हमारी कौन से कुल की हैं, ये सब हमारे ग्रेवनी कुल की हैं, तो ये मृदा का संरक्षण नहीं करती हैं। इनके लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। मृदा का संरक्षण करेगी लोबिया। ठीक है। प्लांटेगो ओवाटा एक फसल है। प्लांटेगो ओवाटा एक औषधीय फसल है, औषधीय फसल है, जबकि तिलहनी फसल में आ जाती है हमारी सरसों, सरसों, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, ये सब तिलहनी फसल में। चारा वाली फसल में रिचका आ जाता है हमारा। रेशे वाली फसल में हमारा जूट आ जाता है, कपास आ जाता है। जूट का संबंध किस कुल से है, तो जूट का संबंध टिलियेसी कुल से है, और जूट किस से है, रेशे वाली फसल से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, तो मैंने जस्ट अभी बताया कि गन्ना आपकी कौन सी है, नकदी फसल है। आलू रूपांतरित भाग है। आलू, आलू हम जो खाते हैं, आलू का रूपांतर, आलू किसका रूपांतरित भाग है, तो आलू तना का रूपांतरित है। जबकि जड़ में क्या आ जाता है हमारा, गाजर, जड़ में कौन आ जाता है, गाजर आ जाती है, मूली आ जाती है। ये सब क्या है, ये सब आलू का रूपांतर, ये मूली, गाजर, ये सब जड़ के रूपांतरित भाग हैं, जबकि तना किसका है, आलू का। निम्न में से कौन सी प्रमुख शस्य पद्धति है जो कि राजस्थान में किसानों द्वारा नमी संरक्षण हेतु उपयोग में अपनाई जाती है, तो डस्ट मल्च क्या होता है, संरक्षण के लिए राजस्थान में अपनाई जाती है। निम्न में से C3 फसल है। C3 फसल इसमें है हमारी धान, जबकि बाजरा, ज्वार और मक्का ये हमारी C4 पादप है। ठीक है। सबसे लोकप्रिय फास्फोरस उर्वरक है। सबसे लोकप्रिय फास्फोरस उर्वरक हम मानते हैं DAP, DAP, डाई अमोनियम फास्फोरेट। ये फास्फोरस के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है, जबकि नाइट्रोजन के लिए क्या मानते हैं हम, यूरिया को। इसमें कितना होता है, इसमें 40% नाइट्रोजन होता है। वायुदाब प्रभावित होता है, वायुदाब प्रभावित होता है। वायुदाब ऊंचाई द्वारा, तापमान द्वारा, जल वाष्प द्वारा, इन सभी द्वारा वायुदाब क्या होता है, प्रभावित होता है। मुख्य फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं, मुख्य फसल की जब पैदावार बढ़ाते हैं तो उस फसल को क्या बोलते हैं, उस फसल को संवर्धन फसल बोलते हैं। वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो वायुमंडल की ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, और उसके बाद एक और आता है, 4 स्फीयर होते हैं। इसमें वायुयान उड़ते हैं। सभी वायुमंडल जो मौसमी खराबी आती हैं, बरसात, वो सब किस में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है। सॉरी, ट्रोपोस्फीयर में हेलीकॉप्टर, जिन्हें चॉपर बोलते हैं, वो उड़ते हैं, जबकि वायुयान स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। वायुयान जो हवाई जहाज होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर किस में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और वायुयान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। जबकि मौसमी संबंधी सारी घटनाएं किस में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर ताप एवं दाब क्रमशः क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो ताप व दाब दोनों क्या होते हैं, दोनों घटते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों घटते हैं। पृथ्वी आर्द्र एवं शुष्क थर्मामीटर से मापा जाता है। पृथ्वी आर्द्र एवं शुष्क थर्मामीटर से क्या मापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है।
ओस बनने के लिए आवश्यक है, ओस बनने के लिए क्या आवश्यक है? ओस बनने के लिए वर्षा की मात्रा, हवा में नमी की मात्रा, शांत मौसम, बादल रहित मौसम। उपयुक्त सभी क्या है? ओस बनने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भैया वाष्पोत्सर्जन हम पायरेनोमीटर से मापते, सॉरी, वाष्पोत्सर्जन हम लाइसोमीटर से नापते हैं, जबकि बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब मापते हैं। हम क्या मापते हैं? वायु दाब। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। आइसोबार किसके समान मान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है? आइसोबार, आइसोबार क्या दबाव के समान बिंदुओं को मिलाने वाली। सौर स्थिरांक का औसतन मान होता है, सौर स्थिरांक का 2.0 गैलगल पर मिनट होता है। अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है, अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान 1 से 2 दिन तक होता है। बुवाई हवा से अभिप्राय, बुवाई हवाओं से अभिप्राय है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? पूर्वाई हवाएं बोलते हैं। कृषि जलवायु खंड किस आधार पर विभक्त? कृषि जलवायु खंड किस आधार पर विभक्त किए जाते हैं? फसलों के आधार पर, मृदा के आधार पर, जलवायु के आधार पर। उपयुक्त तीनों के आधार पर कृषि जलवायु खंड विभक्त किए जाते हैं। सूर्य से सीधे आने वाली किरणों को मापने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, सूर्य से जो सीधी किरणें आती हैं उनको किसके द्वारा मापा जाता है? पाइहेलियोमीटर के द्वारा। साइक्रोमीटर से थर्मामीटर होते हैं। साइक्रोमीटर क्या होते हैं? वेट एवं ड्राई बल्ब थर्मामीटर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही है। आज हमने 57 क्वेश्चन किए हैं, आगे हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये अब आता रहेगा।